बेटा कल हमने 12 दोहा पढ़े थे, आज हम अपने दोहे की बात करते हैं। पढ़ रहे हैं बिहारी, और इस बिहारी में आज हम बात करते हैं तेज दोहे की। देखो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे मोहन हंसे देव कहीं नट जाए। बतरस बतरस का अर्थ होता है बात रूपी रस। क्या होगा? बात रूपी रस है। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच, लालच माने लालची, लालच का क्या होगा? लालची। लाल, लाल कहेंगे कृष्ण को, लाल किसके लिए है? कृष्ण के लिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, लुकाए का होगा छुपाना, लुकाए का क्या कहेंगे हम? छुपाना। सोह करें, सोह, सोह का अर्थ होगा सौगंध, सोह का अर्थ क्या करेंगे हम? सौगंध। मोहन हंसे, मोहन माने मोह में, मोहन हंसे, मोहन हंसे, तब मोह में ही हंसती है, मोह में ही हंसती है। देने कहीं नट जाए, नट माने मना, नट जाए माने मना कर देती है। देन माने देने की, देन माने देने की, कहे माने कहने का, कहे माने कहने, देने कहीं नट जाए। देखो यहाँ पे कवि बिहारी जी कहना चाहते हैं कि कोई गोपी या कोई सखी दूसरी सखी से कह रही है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कि जो नायिका है, आप यहाँ नायक नायिका शब्द से भी संबोधित कर सकते हो। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कवि बिहारी जी कहना चाहते हैं कि कोई सखी नायिका से कह रही है कि जब वो नायिका, आप राधा जी को संबोधित कर सकते हैं कि जब नायिका ने कृष्ण की बात रूपी रस की लालची, आप इसको ऐसे कहो, बात रूपी रस की लालची नायिका ने, लाल माने कृष्ण की, मुरली धरी लुकाए, मुरली को छिपा लिया है। सोह करे मोहन हंसे, जब कृष्ण अपनी मुरली को लेने की बात करते हैं तो सोहन करें, झूठी सौगंध खाती है, मोहन हंसे, और मोह ही मोह में हंसती है, देने कहीं नट जाए। और जब वो नायक श्री कृष्ण मुरली को देने की बात करते हैं तो मना कर देती है। नायिका श्री कृष्ण की उस रस भरी बातों का
आनंद लेना चाहती है, उन बातों का आनंद लेने के लिए वह उस नायक की मुरली को छिपा लेती है, ताकि नायक का वह अधिक से अधिक सामीप्य पा सके, वह नायक उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रुक सके, इसलिए वह उसकी मुरली को छिपा लेती है। देखो, बात रूपी रस की लालची, बदरस जो है बात रूपी रस की लालची, इसलिए यहाँ पे रूपी शब्द है रूपक अलंकार, इसका रूपक अलंकार का वियोग हुआ है। और अनुप्रास अलंकार तो प्रत्येक दोहे में चल ही रहा है, अनुप्रास अलंकार का भी वियोग हुआ है। तो बदरस में बात रूपी रस की लालची रूपक अलंकार है, और दोहे में अंत्यानुप्रास अलंकार चल रहा है, इसलिए उसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अगला देखें, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, बिनु माने बिना, ये आपने कठिन शब्द देख लेते हैं, बिनु माने बिना, पावस मान होती है वर्षा ऋतु, पावस का अर्थ क्या होगा, वर्षा ऋतु। वन माने वन में मोर, जानत हो नंदित करी, नंदित माने आनंदित, नंदित का अर्थ क्या होगा, आनंदित। यह दिशि नंद किशोर, दिशि माने दिशा, दिशि का क्या होगा, दिशा, नंद किशोर श्री कृष्ण, नंद किशोर का क्या होगा, श्री कृष्ण। जानत हो, मस्त स्टैंड बनाया, क्या करें सर, कब तक इंतजार करें, स्टैंड का मिलता ही नहीं है, ऐसे 2-3 बना दिए, कमरा बना दिया, क्या करेगा। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानत हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। कवि बयाली जी कहना चाहते हैं कि कोई गोपी कह रही है कि हे सखी, आज बिना वर्षा के, बिनु पावस, बिना वर्षा के ही अचानक वन में मोर क्यों नाच उठे हैं। गोपी बता रही है, हे सखी, आज बिना वर्षा के ही अचानक इन मोरों ने नाचना क्यों प्रारंभ कर दिया है। जानत हो नंदित करी, मुझे तो ऐसा लगता है कि नंद किशोर श्री कृष्ण इस दिशा में, अर्थात इस दिशा की तरफ भ्रमण करने के लिए आए हैं, जिससे यह दिशाएं आनंदित हो गई हैं और ये मोर प्रसन्न होकर के नाचने लगे हैं। नाच अचानक ही उठे, अर्थात बिनु पावस, यहां से करेंगे हम, देखो, बिनु पावस वन मोर। गोपी कह रही है कि हे सखी, आज बिना वर्षा के ही इस वन में अचानक ये मोर क्यों नाचने लगे, अचानक मोरों ने नाचना प्रारंभ कर दिया है। जानत हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दिशा की तरफ श्री कृष्ण आ गए, जिससे आनंदित होकर के इन मोरों ने नाचना प्रारंभ कर दिया है। अर्थात मोरों को ये भ्रांति हो गई है कृष्ण भगवान को देख करके कि काले काले बादल उमड़ आए, जिससे उन मोरों ने नाचना प्रारंभ कर दिया है। देखो, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार भी है, भ्रांति, मोरों को भ्रांति हुई है भैया, मोरों को भ्रांति हुई है। गोपी ऐसा अनुमान लगा रही है, इसलिए अनुमान अलंकार भी है, अनुमान अलंकार भी है, क्योंकि गोपी ऐसा अनुमान लगा रही है, ऐसा हो रहा है। और मोरों को ऐसी भ्रांति हुई है कि बादल, काले काले बादल उमड़ गए, इसलिए मोरों ने नाचना प्रारंभ कर दिया है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार भी है। अगला देखें,
लेखन बैठ जा की छवि, लेखन माने लिखने, लेखन करते लिखने या बनाने भी कह सकते हो आप। जाकी माने जिसकी, जिसकी। छवि माने शोभा, शोभा कह दो, चित्र कह दो, चित्र बनाना। गही गही गर्भ गुरूर, गर्भ मान होता है गर्भ, गर्भ का अर्थ गर्भ, गुरूर का अर्थ घमंड, अहंकार कह दो, अहंकार। भय न केते, भय माने हुए, भय का क्या होगा हुए, ने माने नहीं, केते माने कितने भी, कितने, जगत माने संसार। चतुर चितिरे, चितिरे मतलब है चित्रकार। और कूर मान होता है मूर्ख, कूर का क्या होगा मूर्ख। देखिए गई गई माने बार बार कह दो आप, गई गई का तो बार बार, बार बार। लेखन बैठ जा की छवि, गही गही गर्भ गुरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। यहाँ पे गोपी बता रही है, ऐसे कह दो बयाली जी कहना चाहते हैं कि उस नायिका के रूप सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए लेखन बैठ जा की छवि, अर्थात उस नायिका के उस सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए गही गही गर्भ गुरु, बड़े ही गर्व से और अहंकारी चित्रकार आए। भय न केते जगत के, परंतु इस संसार में एक भी चित्रकार ऐसा पैदा नहीं हुआ। चतुर चितेरे, अर्थात जो भी चित्रकार आए वो सभी मूर्ख साबित हुए। कहने का मतलब है कवि बिहारी जी कहना चाहते हैं कि लेखन में बैठ जा की छवि, उस नायिका का चित्र बनाने के लिए, उसके सौंदर्य की शोभा का चित्र बनाने के लिए बड़े ही गर्व से और अहंकार पूर्वक बड़े बड़े चित्रकार आए, परंतु कोई भी चित्रकार उसका चित्र नहीं बना सका है। भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर, अर्थात जो चित्रकार अपने आप को बहुत ही ज्यादा चतुर मानते थे, जो चित्रकारी में अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे, वो उस नायिका का चित्र नहीं बना पाए, इसलिए वो मूर्ख साबित हुए, अर्थात वो मूर्ख ही सिद्ध हुए, क्योंकि वो उस नायिका का चित्र नहीं बना पाए। क्योंकि जो नायिका है उस नायिका की जो रूप छवि है वो पल पल बदलने वाली है। चित्र हमेशा स्थायी वस्तु का बनाया जाता है, नायिका की रूप छवि पल पल बदलने वाली है, इसलिए उसके रूप सौंदर्य का चित्र वो चित्रकार नहीं बना पाए हैं, इसलिए वो मूर्ख साबित हुए हैं। तो इसलिए भी अनुप्रास अलंकार चल रहे हैं। अगला देखोगे, झीले पट में झुलमुली। झीले, झीले का होता है पतले या महीन, झीले का तो क्या होगा पतले या महीन कह सकते हो। पटमान होता है वस्त्र, पट का तो क्या होगा वस्त्र कह दो, चार कपड़ा कह दो। झुलमुली, झुलमुली होता है कान का आभूषण, झुलमुली का क्या होगा कान का आभूषण। जैसे कुंडल कह दो आप उसको, कुंडल कह सकते हो, झुमका कह सकते हो उसको आप।
झलकत ओप अपार, ओप मान होता है शोभा, ओप का अर्थ क्या होगा शोभा, झलकत होता है झलकना, अपार मान होता है अत्यंत, झलकत, झलकत मान होता है झलकना या चमकना, कह दो आप, झलक रहा है या चमक रहा है। सुरतरु की मनु सिंध में, सुरतरु, सुरतरु, सुरतरु होता है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उसे कहते हैं कल्प वृक्ष, स्वर्ग में मिलने वाला वृक्ष कल्प वृक्ष। मनु माने मानो, मनु का अर्थ क्या होगा मानो, सिंधु का अर्थ होगा सागर, सागर, लसती का अर्थ होगा सुशोभित, सपल्लव, देखो सपल्लव सह माने साथ में, पल्लव माने पत्तियों के, पत्तियों के साथ में, पत्तियों के साथ में, डाल माने डाली, झीने पट में झुलमुली झलकत ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसत सपल्लव डार। कवि बिहारी जी कहना चाहते हैं कि नायिका ने झीने पट में झुलमुली, नायिका ने जो पतला महीन वस्त्र जो ओढ़ रखा है उसे पतले महीन वस्त्र में से झलकत ओप अपार, उसके जो कान का आभूषण है वह अत्यंत ही सुंदर चमक रहा है, उसकी शोभा अत्यंत ही सुंदर लग रही है। सुरतरु की मनु सिंधु में, वो ऐसा लग रहा है मानो, सिंधु माने सागर में, सुरतरु माने कल्प वृक्ष, लसत सपल्लव डार, अपनी डालियों और पत्तियों के साथ में शोभायमान लग रहा हो, सुशोभित लग रहा हो। कवि कहना चाहता है यहाँ पर श्रृंगार रस, कौन सा रस चल रहा है? श्रृंगार रस चल रहा है, श्रृंगार रस चल रहा है। यहाँ पे उस नायिका के रूप सौंदर्य का कवि बिहारी जी के द्वारा वर्णन किया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि उस नायिका ने जो पतला महीन वस्त्र जो ओढ़ रखा है, उसने जो पतला महीन वस्त्र का जो घूंघट डाल रखा है, उस घूंघट से उसके जो कान का आभूषण है, वो कर्ण आभूषण ऐसे चमक रहा है जैसे मानो सागर में कल्प वृक्ष अपनी पत्तियों और डालियों के साथ में सुशोभित हो रहा हो, शोभायमान लग रहा हो। मनु क्या शब्द है? मनु, संभावना व्यक्त की जा रही है, और जहां पे संभावना व्यक्त की जाती हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पे संभावना, जनु, मनु, मानो, मानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग कौन से अलंकार में होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। जहाँ संभावना व्यक्त की जाती हो और जनु, मनु, मनु, मानो, मानो आदि वाचक शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जाता हो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस दोहे में देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला देखें, कहत नटत रीझत खिजत। कहत माने कहना, कहत का अर्थ क्या होगा? कहना। नटत माने मना करना। रीझत माने रीझना, रीझना।
खिजत माने खींचना, खीजत, खीजत, खींचना, चिड़चिड़ा, मिलत खिलत लजियत, मिलत माने मिलना, मिलत माने मिलना, खिलत माने प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, और लजियत माने लज्जित होना, लज्जियत का क्या होगा? लज्जित होना, लज्जियत का क्या होगा? लज्जित होना। भरे भवन में कर, भवन मान होता है भवन, भवन का क्या होगा? भवन, महल, भवन कह दो या महल कह दो। करत माने करते हैं, करते हैं अर्थात करते हैं, करते हैं क्या अर्थ? करते हैं। नयनन ही सो, नयनन माने नेत्रों से, नयनन माने नेत्रों से। ही सो बात, कवि बयानी जी यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो नायक नायिका हैं वो नायक नायिका दोनों अपने प्रेम का अभिसार अर्थात अपना प्रेम का अभिसार नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि लोगों से भरा हुआ भवन है। देखो, कहते नटत लीसत खिसत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। कवि बयानी जी कहना चाहते हैं कि लोगों से भरा हुआ भवन है, उस भवन में नायक और जो नायिका हैं वो नायक नायिका अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। जब नायक उस नायिका से कहत माने कुछ कहता है तो नायिका नटक मना कर देती है, रीझत खिजत, ऐसे उसके हाव भावों को देख करके और नायक रीझता है उस पे तो नायिका खींच जाती है। मिलत खिलत लजियात, और जब वो मिलने की बात करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, लजियात। परंतु जब उन लोगों को अर्थात लोगों को उस भवन में जब वो देखते हैं तो उन्हें लज्जा आती है, उन्हें लज्जा का अनुभव होता है। वो अपने नेत्रों ही नेत्रों से अपने प्रेम का विचार करते हैं, अपने प्रेम का इजहार करते हैं, परंतु लोगों से भरे हुए भवन को देख करके उन्हें लज्जा आती है। देखो भैया, इसमें भी अनुप्रास अलंकार ही चल रहा है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला देखो, कागज पर लिखत न, कागज माने कागज, कागज का अर्थ क्या होगा? कागज पर लिखत न बनत, बनत माने बनता, कहते सबे सुलजात, कहत माने कहना, कहना, संदेश लजात, लजात माने लज्जित होना, लजात का क्या होगा? लज्जित होना, लज्जित या लज्जा कह लो, लज्जा आती है। कहिए सब तेरो हियो, कहिए माने कह देगा, ये करते कह देगा। सब तेरो हियो, हियो माने हृदय, हियो का क्या होगा? हृदय। मेरे हिये की बात, ये वही हृदय, मेरे हिये की बात। अब देखो यहाँ पे, और जो नायक और जो नायिका हैं, तो जो नायिका है ना, वो नायिका अपने नायक से दूर है, वो नायिका अपने मन के अथवा अपने हृदय के और विचारों को नायक तक नहीं पहुंचा पा रही है, क्योंकि उसे लज्जा का अनुभव हो रहा है। तब वो बता रही है, देखो, कागज पर लिखत ना बनत,
वो नायिका कहती है नायक से कि मैं अपने मन के विचारों को कागज पर नहीं लिख पा रही हूँ, अर्थात मुझे कागज पर लिखना नहीं बन रहा है। कहते संदेश लजात, और किसी दूत या संदेश वाहक से कहने पर मुझे लज्जा का अनुभव होता है। कहिए सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात। वो नायिका कहती है कि अगर हम दोनों का सच्चा प्रेम होगा तो मेरे हृदय की, कहिए सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात, अगर हम दोनों का सच्चा प्रेम होगा तो मेरे हृदय की सारी बातों को तेरा हृदय अपने आप ही समझ जाएगा। नायिका कहना चाहती है कि अगर हम दोनों का सच्चा प्रेम है तो तेरा हृदय मेरे हृदय की बातों को अपने आप ही समझ जाएगा। देखो इसमें सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात है, तो यहाँ पे यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अलग अलग दोनों बात अलग अलग अर्थ की प्रतीति हुई है, इसलिए यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला देखो, कहते सब है बेंदी दिए, कहत माने कहना, कहते हैं कर दो इसको, कहते हैं। शवे माने सभी, शवे का अर्थ क्या होगा, सभी। बेंदी, बेंदी मतलब अंक, शून्य और बिंदी। अंक 10 गुनो होत, होत माने होता है, हो जाता है। 10 गुणों माने 10 गुना, 10 गुणों पर क्या होगा, 10 गुना। तिये लाल, तिये माने स्त्री, ये का अर्थ क्या होगा, स्त्री। लाल मान होता है मस्तक या माथा, माथी। तिये लाल बेनी दिए, बेनी बेनी, बेनी माथे पर लगाई जाने वाली। अन्य में बढ़त उदोत, बढ़त माने बढ़ता है, बढ़त माने बढ़ जाता है। उदोत मान होता है प्रकाश, प्रकाश क्या तो सौंदर्य, सौंदर्य। कहते सब है बेनी दिए, अंक 10 गुनो हो तुम, तिये लाल बेनी दिए, अगणित बढ़त उदोत। अगणित माने अनगिनत, अगणित माने अनगिनत। कवि बयारी जी कहना चाहते हैं कि कहते सब है बेंदी दिए, सभी इस बात को कहते हैं कि बेंदी दिए कि किसी भी अंक के सामने बेंदी शून्य रख देने से अंक 10 गुना हो, उस अंक का मान 10 गुना हो जाता है। कवि बिहारी जी कहना चाहते हैं कि ये गणित का नियम होता है कि गणित के नियम में किसी भी अंक के सामने 0 लगा देने से उस अंक का मान 10 गुना होता जाता है। किसी भी अंक के, ऐसा गणित शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी अंक के सामने 0 लगा देने से उस अंक का मान 10 गुना बढ़ जाता है। परंतु सौंदर्य शास्त्र के नियम के अनुसार यह गणित का नियम काम नहीं करता है, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र में तो अर्थात स्त्री के माथे पर जो बिंदी लगाई जाती है, श्रृंगार रूप में जो बिंदी लगाई जाती है, अगिनत बढ़त, उससे उस स्त्री का सौंदर्य अनगिनत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वो गणित का नियम काम नहीं करता है। यहाँ पे सौंदर्य शास्त्र वाली बात बिहारी जी बता रहे हैं कि सौंदर्य शास्त्र में तो
स्त्री के माथे पर जो बिंदी लगाई जाती है उस बिंदी से उस स्त्री का जो सौंदर्य है वो तो अनगिनत बढ़ जाता है। तो देखो इसमें भी बेंदी बेंदी जो शब्द है ना वो 2 बार है, इसलिए यहाँ पे भी यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग दोनों दोहों एक इस दोहे में चल रहा है। यहाँ अगला देखें आप, डीठ मानी होती है दृष्टि। अगला जो है डीठ न परत समान हेतु, द्वितीय डीठ माने दृष्टि, ने माने नहीं, परत माने पड़ती, द्वितीय माने दोनों। कनक का अर्थ होगा यहाँ सोना। गात माने शरीर, गात का अर्थ क्या होगा शरीर। भूषण मान होता है आभूषण, भूषण का अर्थ क्या होगा आभूषण। कर्कश लगत, कर्कश माने कटकर माने हाथ, कर्कश माने कठोर। लगत माने लगते हैं। परस पिछाने, परस माने स्पर्श, परस का अर्थ क्या होगा स्पर्श। पिछाने माने पहचाने, पहचाने। और जात माने जाति। जो कनक शब्द है 2 बार है। कनक का अर्थ हमने सोना भी लगाया है और एक स्वर्णमयी शरीर भी है, स्वर्णमयी सुनहरी कह दो आप, सुनहरी। देखो डीठ न परत समान दुती कनक कनक से गात। कवि बिहारी जी कहना चाहते हैं कि जो नायिका है उस नायिका का जो शरीर है वो सोने के समान है। किसके समान? सोने के समान चमक रहा है। तो उसने जो सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं, दूर से देखने पर नायक को पता ही नहीं चलता है कि कौन से तो आभूषण है और कौन सी नायिका का शरीर है। देखो डीठ न परत समान दुती कनक कनक से गाते। नायक बिहारी जी कहना चाहते हैं कि डीठ माने दृष्टि, अर्थात दूर से दृष्टि पड़ने पर दोनों एक समान से प्रतीत होते। कनक कनक से गात माने शरीर, अर्थात उस नायिका का जो शरीर है वह भी स्वर्णमयी है और उसने सोने के आभूषण भी धारण कर रखे हैं। भूषण करे करे कस लगत परस पिछाने जात। परंतु जब नायक उस नायिका को स्पर्श करता है तब भूषण माने आभूषण, कर माने हाथों से, जब वह नायक उस नायिका के शरीर को हाथों से स्पर्श करता है तो जो आभूषण है वो तो कठोर लगते हैं और जो नायिका का शरीर है वो कोमल लगता है। तब उसको पता चलता है कि कौन से तो आभूषण है और कौन सा नायिका का शरीर है। दूर से देखने पर नायक को पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसने जो आभूषण धारण कर रखे हैं सोने के जो आभूषण हैं और सोने के आभूषणों के जैसी ही चमक उस नायिका के शरीर की बनी हुई है, वो भी स्वर्णमयी नजर आ रहा है। इसलिए दूर से देखने पर नायक को पता ही नहीं चलता कि कौन से तो आभूषण है और कौन सी उस नायिका का शरीर है। इसलिए जब वो नायक अपने हाथों से उस नायिका के शरीर को स्पर्श करता है तब पता चलता है, क्योंकि जो आभूषण है वो तो कठोर होते हैं और जो नायिका का शरीर है वो कोमल है। तो देखो कनक कनक 2 बार है, अलग अलग 13, इसलिए यहाँ पे भी यमक अलंकार है। यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। समान द्वितीय जैसे लग रहे दोनों, ये समान, समान
द्युति एक जैसे ऐसे लग रहे भैया। और अनुप्रास अलंकार है कर कर कस लगा, इसमें अनुप्रास चल रहा है। अगला देखें अंतिम दो है अंग अंग नग जगमगत दीप सिखा सीधे हैं, दिया बढ़ाए हूं रहे बड़ो उजियारो गे। अंग अंग नग 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 करते हैं यहाँ पे वही आभूषण रत्न जड़ित। अंग नग नग माने रत्न जड़ित कह दो आप, रत्न जड़ित। अंग अंग प्रत्यंग, अंग अंग पे क्या करेंगे हम, अंग प्रत्यंग। जगमगत माने जगमगाना, जगमगत जगमगाना। दीप शिखा सीधे दीप शिखा, दीप शिखा दीपक की लो, दीपक की लो। सी देह माने शरीर, बढ़ाए माने बुझाने पर, बढ़ाए माने बुझाना, दिए बुझाने बुझने पर को। बड़ो उजियारो गे माने घर में। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सीधे दिया बढ़ाए हो रहे बड़ो उजियारोगे। कवि बिहारी जी कहना चाहते हैं कि जो नायिका है उस नायिका के शरीर का प्रत्येक जो अंग है वो दीपक की लौ के समान जगमगा रहा है। कवि बिहारी जी कहना चाहते हैं कि अंग अंग नग जगमगत, अर्थात उस नायिका की जो देह है, उस नायिका का जो शरीर है उसका अंग अंग रत्न आभूषणों से जड़ित हैं, वो दीपक की लौ के समान जगमगत माने जगमगा रहा है। दिया बढ़ाए हो रहे बड़ो उजियारोगे। तो बिहारी जी कहते हैं उससे ऐसा प्रकाश कर रहा है मान लो घर में दीपक को बुझाने पर भी उस घर में उजाला हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है नायिका का अति सौंदर्य अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है बिहारी जी ने। वो बता रहे हैं कि नायिका का जो शरीर है उस नायिका के शरीर पर प्रत्येक जो अंग है अंग प्रत्यंग वो सब रत्न आभूषणों से जड़ित हैं जो अत्यंत ही चमक रहे हैं। दीप शिखा सीधे उससे उसकी देह दीपक की लौ के समान जगमगा रही है। दिया बढ़ाए हो रहे बड़ो उजियारोगे। कवि बिहारी जी कहना चाहते हैं कि अगर घर में दीपक जल रहा हो तो दीपक को अगर बुझा ले तो भी उस नायिका के शरीर से उस घर में उजाला हो जाएगा। देखो दीप शिखा सीधे सासी से सम इसमें आते हैं उपमा अलंकार में, तो ये उपमा दी गई है उपमा अलंकार। और देखो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात कही है कवि ने, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार भी है। जहां किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके कह दिया जाता है वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। अनुप्रास अलंकार तो है ये, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ। तो जहां पे किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके कह दिया जाता है वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कवि ने यहाँ अपनी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा दिया है क्योंकि नायिका का जो शरीर है उसको दीपक की लौ के समान बताया, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये आपका ये पाठ आज खत्म हो गया। अच्छा कल हम अगले 5 अध्याय की बात करते हैं। देखो ये जो बिहारी जी का जो काव्य है ना वो मुक्तक से काव्य शैली है। कौन सी शैली थी उनकी? मुक्तक काव्य शैली, मुक्तक काव्य शैली। आप ध्यान रखें भैया अपना जो व्याख्या आएगी 4 अंक की, कितने अंक की आती है व्याख्या? 4 अंक की जो व्याख्या आएगी अपनी, उस 4 अंक की व्याख्या में
आपको 2 पॉइंट बनाने होंगे, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य मान लो उसमें से 2 दोहे आएंगे, 2 दोहे जो आएंगे उन दोनों का आपको अर्थ कर देना होगा। और जो शिल्प सौंदर्य बनाना है, उस शिल्प सौंदर्य के जो टॉपिक आपके बनाने हैं, पॉइंट आपको जो बनाने हैं, वो मैंने आपको पहले भी पाठ में शुरुआत में बता दिए थे, फिर ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। देखो पहला ही पॉइंट बना देंगे आप इसमें, समर्थ ब्रज भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। समर्थ ब्रज भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है दोहा छंद में। कौन सा छंद? दोहा छंद है। तीसरा पॉइंट बना दो आपस में, माधुर्य गुण, माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। चौथा पॉइंट मैंने अलंकार आपको बता दिए, जो भी अलंकार आए वो अलंकार मैंने आपको बता दिए। 5वां लिख सकते हो मुक्तक काव्य, कौन सा है? मुक्तक काव्य। 5 पॉइंट आप अपने शिल्प सौंदर्य में बना सकते हो। पहला पॉइंट चाहो तो आप इसमें से जो मुख्य लाइन है उसको भी आप इसमें लिख सकते हो। इस प्रकार से आपके 4 अंक की व्याख्या पूर्ण होगी। तो मैं समझता हूँ पाठ आपकी समझ में आ गया होगा। ये पाठ खत्म हो गया। कल मैं आपसे 5वें अध्याय की बात करूंगा। कोई भी समस्या हो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो